हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे पहले और जो चैप्टर्स के वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता रही हूँ आपको कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो, सारे चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड है। फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम एकदम आ चुके हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में या फिर किसी भी कंट्री के अंदर, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंस रखता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर क्वेश्चन का आपको जवाब देने की कोशिश करना है। सोशल साइंस का जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो ना, कोशिश करना है कि जितने मार्क्स में है ना, कम से कम आप उतने पॉइंट्स तो जरूर लिखो। एक आध पॉइंट अगर आप ज्यादा लिख दोगे वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उसमें कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स में आपको जरूर से जरूर लिखना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कोई भी क्वेश्चन का जब शुरुआत करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर आपके पास थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है तो क्यों ना उस चीज को डिफाइन कर दिया जाए, ताकि जो है एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ, स्टूडेंट के पास जो है अच्छी नॉलेज है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू द यूज ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग और फॉर्मूला। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल क्या है कि गुड्स का प्रोडक्शन करना, किसको यूज कर करके, लेबर को, मशीन को, टूल्स को या फिर केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिस्कसिंग, जो इंपॉर्टेंस है वो हमने अपने इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है इसे डिस्कस किया हुआ है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मेन सोर्स है रोजगार प्रोवाइड करने का, जहां पर कि स्किल्ड के साथ अनस्किल्ड लोगों को भी काम मिल जाता है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब बढ़ेगा तो गुड्स प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन जो भी होगा उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरी कंट्री को। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन लैंड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ऑफ डेली नीड्स एंड हेल्प्स द कॉमन पीपल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब रोजमर्रा की चीजों का भी प्रोडक्शन करती है, लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। और ये क्या करती है, जो प्रेशर है ना एग्रीकल्चर सेक्टर पर, तो उस प्रेशर को कम करने का काम करती है। अगर इंडस्ट्री नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होते, तो सारे लोग खेती बाड़ी करते रहे होते, तो जो जमीन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता तो उस चीज को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली वहां के लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, उसको, उस समस्याओं का जो हल है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। हमें इस पॉइंट को बताना है कि इंडस्ट्री जो है ना इंडिया में किस तरीके से एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है। ठीक है ना, मतलब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को कनेक्ट करके हमें आंसर को देना है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर किस तरीके से कनेक्टेड है या फिर इंटरडिपेंडेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपका यही होगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज चेंज हो सकता है पर आंसर आपका यही रहेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया आर इनसेपरेबल और इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसको हम पॉइंट से डिस्कस करेंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रो जो इंडस्ट्री है, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है, तो उसने हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब उसकी चीज़ की डिमांड आती है ना, तो डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं उनको प्रमोशन मिलता है, कि उनको एक स्टिमुलेशन मिलता है कि हाँ, वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि वो बेच पाएंगे, अच्छा खासा रेट भी मिलेगा। ऑल्सो इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। और इसके अलावा इंडस्ट्री भी बिना एग्रीकल्चर के नहीं चल सकती। अगर उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, एग्रीकल्चर से लेगा। लाइक अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कपास कहाँ से लेना होगा, एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री से ही लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मेनी एग्रीकल्चर इनपुट। इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करती है, लाइक इरिगेशन के पंप्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, पीवीसी पाइप्स हो गए, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए। ये सारा का सारा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज में। लेकिन जरूरत किसको पड़ती है, एग्रीकल्चर वालों को। तो इस वजह से ये जो है एग्रीकल्चर, ये नहीं कह सकता कि ये जो एग्रीकल्चर वाला बंदा एकदम आजाद है, उसको इंडस्ट्री की जरूरत नहीं, उसको भी इंडस्ट्री की जरूरत है। Next, manufacturing industries have assisted agriculturists to increase their production and also made a production process very efficient. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, एग्रीकल्चर को मतलब कि अपने प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, उसके प्रोसेस को इजी बनाया है, एफिशिएंटली बनाया है।
ठीक है ना, ये सारी चीजें किया है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज नॉट ओनली, अब क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बनते हैं उसका डेवलपमेंट होता है वो भी इंडस्ट्री के अंदर होता है, लेकिन ये किसानों को ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके इनपुट आने में मदद करता है, बल्कि जो वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनको बेचने के लिए भी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोनों चीजें बहुत कनेक्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस। आपको वो फैक्टर बताना है कि किसी भी प्लेस पे ना, किसी भी लोकेशन पे, मतलब कि इंडस्ट्री का किस तरीके से वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे अपना लोकेशन बनाना चाहिए, उसके लिए क्या फैक्टर होता है, फैक्ट्री लोकेशन के प्रति क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट, इन पॉइंट्स के थ्रू हम इसको बताएंगे। फर्स्ट जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है दैट इज रॉ मटेरियल, cheap and abundant availability of raw material. Industries which use heavy and perishable raw material have to located close to the source of raw material. हमेशा एक इंडस्ट्री वाला बंदा यही चाहेगा कि उसको कम से कम दाम में उसको रॉ मटेरियल मिल जाए और ज्यादा क्वालिटी में मिल जाए, बहुत दूर न जाना पड़े, क्योंकि बहुत दूर से रॉ मटेरियल मिलाएंगे तो मंगवाएंगे तो कॉस्ट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इस वजह से जो भी इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री होती है या फिर पेरिशेबल, मतलब जो कि सामान बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो हमेशा अपनी इंडस्ट्री वहां बनाती है जहां पर कि वो रॉ मटेरियल बहुत ही पास में हो, ठीक है ना, क्लोज में हो। नेक्स्ट है लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। उन लोग ये भी चाहते हैं कि लेबर जो है ना मुझे कम दामों में मिल जाए, इसलिए वो ऐसे रूरल एरियाज में जाके इंडस्ट्री खोलते हैं जहां पर कि लेबर उन्हें कम कॉस्ट में मिल जाए। जब कम कॉस्ट के लेबर मिलेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम रहेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर, चीप एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यूटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे बड़ी चीज है पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात सस्ते में भी होनी चाहिए, तो वो ऐसे लोकेशन की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल, इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। तो ये भी नेसेसरी होता है किसी भी डेवलप कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हो, तो इसकी वजह से क्या कि मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंडिचर जो है उसको कहाँ से लाएंगे, वो मतलब कि गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ हमें डिस्काउंट देगी नहीं देगी, सब्सिडी देगी नहीं, तो इन सब चीज़ों पे से भी बहुत मायने रखता है। इसके अलावा कुछ अलग फैसिलिटीज ये भी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अदर फैक्टर विच अफेक्ट लोकेशन ऑफ इन कंट्री। द की टू द डिसीजन ऑफ ए फैक्ट्री लोकेशन एट लीस्ट इज लीस्ट कॉस्ट सो दैट वेंचर इज प्रॉफिटेबल। मेनली उनका की ये होता है कि हम अपना लोकेशन वहां बनाएं जहां पर सबसे कम कॉस्ट हो, ताकि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें बताना है इंडस्ट्रीज के कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और एग्जांपल के साथ। तो 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं अगर हम ओनरशिप के हिसाब से देखें तो पहला हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी इस चीज को ऑपरेट करती है, वही उसकी जो ओनरशिप रखती है, लाइक बेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे भारत पेट्रोलियम एंड ऑल, तो ये उन्होंने अपना संभाल रखा है। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये किसी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा जो है इसे ऑपरेट किया जाता है, लाइक टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, दे आर जॉइंटली रन बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं, तो वो मतलब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर आगे लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड है। पहले तो ये पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना शेयर बेच दिया और जिसकी वजह से अब ये जो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बन चुकी है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। मतलब इसका मालिक ना बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल का करते हैं, वर्कर्स होते हैं, सारे के सारे होते हैं। दे पूल इन रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनली। वो रिसोर्सेज को देते हैं और उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनली मिल जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, वहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा कोयल इंडस्ट्री जो मतलब नारियल का जो कुछ कुछ करते हैं ना, तो उसका इंडस्ट्री जो है वो चल रहा है। मिल्क वाला है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल वाला, ठीक है ना, तो उस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर इंडस्ट्री इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। शुगर इंडस्ट्री जो है ना अब नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके पीछे जो है मेनली क्या रीजन है, ये हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है।
नॉर्थ इंडिया इज रिगार्डेड एज द मेन सेंटर ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। मेनली जो है नॉर्थ इंडिया को मेन सेंटर माना जाता है शुगर इंडस्ट्री का, उसमें से उत्तर प्रदेश जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर, जहां पर गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है। ओवर द टाइम शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग टूवर्ड्स साउथ इंडिया। मतलब ओवर द टाइम ये देखा जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्री जो है ना नॉर्थ से लेकर साउथ में शिफ्ट हो रहा है। मेन रीजन जो है उसके पीछे जो है हम इस पॉइंट से डिस्कस करेंगे। द शुगर कंटेंट्स इन द केन इज हायर 10.5% इन महाराष्ट्र एंड अदर साउथर्न स्टेट। शुगर जो मतलब केन के अंदर कितना % शुगर निकलता है, ये भी चीजें बहुत मायने रखती है। तो वो महाराष्ट्र और साउथर्न स्टेट में बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्लाइमेट जो है ना वहाँ का साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए काफी सुटेबल है। साउथ इज बेटर एक्सपोर्ट, साउथ के पास एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छी है अगर हम बात करें कंपैरेटिव नॉर्थ में, क्योंकि साउथ में सारा का सारा जो है सी से उनका बॉर्डर लगता है, तो जिस वजह से वो आसानी से अपने मटेरियल को अपनी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर मोर सक्सेसफुल इन मैनेजमेंट इन साउथ इंडिया। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है बहुत सक्सेसफुल है साउथ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है पेनिनसुलर क्लाइमेट हेल्प टू एक्सटेंड द क्रशिंग सीजन बाय 2 months इन द साउथ इंडिया दैन नॉर्थ इंडिया। और उसके बाद पेनिनसुला जो इंडिया है उसका क्लाइमेट भी इस तरीके से है जिसकी वजह से काफी अच्छी तरीके से जो है शुगर केन की वहां पे कल्टीवेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल दी बेसिक और की इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जो है बेसिक या फिर की इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम और लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। कोई भी इंडस्ट्री जो हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज को मशीनरी की तो जरूरत होती है, और वो मशीनरी कहाँ से आता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के यहाँ से आता है। नेक्स्ट है स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड। मतलब स्टील की ही जरूरत होती है हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, टेलीफोनिक चल रहा है, साइंटिफिक इक्विपमेंट चल रहा है, हर चीज के लिए कहाँ डिपेंडेंसी होती है? स्टील पे होती है। डे टू डे जो कंज्यूमर की जरूरतें होती है ना, कंटेनर से लेके सेफ्टी, छोटी छोटी चीजों की जरूरत भी कहाँ से पूरी होती है? इस स्टील से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड आर हैवी एंड बल्की। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं। क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास जो रॉ मटेरियल होता है ना, इसके अलावा जो फिनिश गुड्स होते हैं वो भी काफी हैवी होते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जिसकी वजह से इन पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री में स्टील का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के रूप में भी देखते हैं और उसको एज ए इंडेक्स बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इंडिया के अंदर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक यूनिक पोजीशन है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का टोटल कितना 14% कंट्रीब्यूट करता है। इट एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद ना दूसरे नंबर पर लोग अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। 35 मिलियन जो पर्सन इसमें डायरेक्टली काम करने पे लगे हुए हैं। इट शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी 24.6% इसका शेयर है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड जीडीपी। जीडीपी के अंदर जो है अपना ये 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। It is the only industry in which country which is self-reliant and complete in value chain from raw material to the highest value added। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपनी वैल्यू चेन में, बात करें रॉ मटेरियल से लेकर पूरा हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट एनवायरमेंट। इंडस्ट्री जो है किस तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूट करती है, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंडस्ट्री जो है किस तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूशन करती है। एक्सप्लेन करना है हमें 3 एग्जाम्पल के साथ। तो 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, 3 टाइप के जो है मेनली हम करेंगे यहाँ पर। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हालांकि लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ये 3 को आप याद रख लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। एयर पोल्यूशन किस तरीके से होता है? स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स and burning of fossil fuel in factories that ignore pollution norms. Airborne particulate material contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke। मतलब ये पूरे पॉइंट्स है ना जिससे इन्होंने बता दिया कि किस किस तरीके से एयर पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं।
वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो मेजर जो वाटर पोल्यूटेंट है, डाइज है, डिटर्जेंट है, एसिड है, सॉल्ट है, तो हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड सिंथेटिक केमिकल लाइक कार्बन, प्लास्टिक्स एंड रबर डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट। बिना ट्रीटमेंट के इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी जो है पोल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। हर इंडस्ट्रीज के अंदर जनरेटर, कंप्रेसर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें लगी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ होता है। नॉइज से ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है, तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। बट इस एक क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, तो उस चीज़ को कम किया जा सके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या है, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब कि वाटर का ना कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए, वाटर को रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस पे। इसके अलावा रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी इंडस्ट्री की वाटर रिक्वायरमेंट है ना, वो रेन हार्वेस्टिंग से पूरा हो जाए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स, एंड जो भी इंडस्ट्री से हॉट वाटर निकलता है, एफ्लुएंट्स निकलते हैं, तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही उसको रिवर में या फिर पॉन्ड्स में रिलीज करना चाहिए। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators। Particulate जो मैटर होते हैं एयर में, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? इन सारी चीज़ों को फिट करके, ताकि जो है स्मोक को कम से कम जो है किया जा सके। नेक्स्ट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी फिटेड विद साइलेंसर टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन। मशीनरी और इक्विपमेंट को फिट करना चाहिए साइलेंसर के साथ, मतलब कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा आवाज़ ना दे, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन पे भी कंट्रोल हो सकेगा। तो ये आपके इस चैप्टर से टोटल 9 क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर आपका मन कर रहा हो तो। बाकी आप लोग, मुझे पता है आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।